तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आपको इन दोनों ही लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए। सवाल किसी भी टॉपिक से हो, कैसा भी हो, अगर चैप्टर लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज मस्ट। सो पहला इक्वेशन लिया आपने के एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस टू इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन को लिख रहे हैं 6x प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ वाई प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट काम है a1, b1 और c1, इनकी वैल्यूज को लिखना, a2, b2 और c2 को भी लिखना है। तो x के साथ जो है वो है a1, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। तो x के साथ जो है वो a1 है, x के साथ में इक्वेशन में k है, a1 k हो गया। y के साथ में जो कुछ भी है वो, इसको -1 टाइम्स ऑफ y कर लिया जाए, तो y के साथ में जो कुछ भी है उसे हम b1 कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसे c1 कहेंगे। तो b1 आपके पास -1 है और c1 है -2। वहीं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। x के साथ a2 है तो x के साथ में 6 है, 6 a2 हो गया। फिर y के साथ में जो है वो b2 है तो -2 और c2 हो गया -3। तो ये काम हमने करना ही है। ये दो स्टेप हमेशा ही करने हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाना है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आप इनको, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। जब भी कोफिशिएंट्स चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। फिर उन्हें इस जगह पुट करके हमें चेक करना है कि k की क्या वैल्यू होती है या नहीं होती, ताकि इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं मिले, कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं हो। तो a1 अपॉन a2 विल बी k अपॉन 6, b1 अपॉन b2 is -1 upon -2, so this became 1/2, and c1 upon c2 equals to -2 by -3, that is 2/3। तो हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही है। तो ये तीनों है, तो ये मुझे दिख रहा है स्क्रीन में कि ये b2 थोड़ा छूट गया है, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। a1 upon a2, a1 upon a2 that is k upon 6, b1 upon b2 is -1 upon -2, तो ये बन गया 1/2, और c1 upon c2 -2 by -3, तो नेगेटिव्स कैंसिल हो गए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों ने भी नेगेटिव टर्म है तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आ गया। तो इसको लिखना ही है। तो पहली स्टेप है कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, सभी को एलएचएस में लेकर के जाए, साइन का ध्यान रखें। फिर a1 b1 a2 b2 c1 c2 इनको लिखें और रेशियोज लिखना शुरू करें। रेशियोज लिख लेने के बाद जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, आप कंडीशन लिखिए, फॉर नो सॉल्यूशन the condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो a1 upon a2 k upon 6 है, ये 1/2 हो गया, और यहाँ पे है not equals to 2/3। तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन 2/3 के बराबर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आप इन दोनों को ले, k upon 6 equals to 1/2,
6 इधर जाएगा तो k इक्वल्स टू 6 ट्रांसफर हो गया, न्यूमरेटर में चला गया तो 6/2, तो क्या मिल गया k इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास में k की वैल्यू आ गई है। अब क्या k जब 3 होगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे k की जगह पे 3 को रख दें। जब आप k की जगह पे 3 को रखोगे तो ये 3/6 बनेगा। 3/6 का मतलब है 1/2। तो ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये 2/3 है तो इनके बराबर नहीं हो पाया। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये भी काफ़ी सिंपल ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो ऑफ कोर्स पहला काम क्या रहेगा, पहला क्या होना चाहिए कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले देखिए सभी के सभी एलएचएस में है या नहीं है। तो तीनों ही टर्म एलएचएस में है, और इसके बाद में जस्ट ये माइनस साइन दो जगह दिख रहा है, इनको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर में लेना है। तो ये पहला बन गया 3x प्लस -4 टाइम्स ऑफ y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन से मिला आपको k टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस -5 इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन मिले, फिर इनके बाद में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालिए। मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ तो शायद आपको समझ रहा होगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अगर आपने ये स्टेप लिख दी है तो इसके बाद में आप लिखोगे तो गलती होने की संभावना कम है। तो a1 is 3, b1 is -4 and so c1 is 7. Now a2, the coefficient with x is a, the second equation the coefficient with x will be a2, so k is your a2, and then the coefficient of y is b2, so you have 3 here, and then c2 is -5. तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्टली कभी भी पुट करने ना जाए। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि नो सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो सॉल्यूशन नहीं हो इसके लिए k की क्या वैल्यू हो। तो फॉर नो सॉल्यूशन हमें क्या जानकारी है हमारे पास कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो a1/a2 लिखना चाहिए हमें। तो a1/a2 कितना है, तो ये है 3/k। a1 न्यूमरेटर है, a2 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में k। वैसे ही b1/b2 कितना है, ये है -4/3, और c1/c2 कितना है, ये है 7/-5। तो इनको जस्ट यहाँ पे पुट कीजिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही है आपके पास। तो अब आप इनको इधर पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, a1/a2 की जगह पे 3/k इज इक्वल्स टू -4/3, 3/k है -4/3, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 7/-5 था, तो माइनस साइन को मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया। अब हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, तो इन दोनों को ले सिंप्लीफाई करें, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो 3/k इज इक्वल्स टू -4/3, k will get to the numerator side, so and 3 in this side, so 3 into 3 is 9, that is equals to -4 times of k, so -4 times of k equals to 9, k is equals to 9/-4, माइनस साइन को हटा देते हैं और न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो k क्या होना चाहिए, k होना चाहिए -9/4। तो क्या ये सही आंसर है? इसके लिए हम क्या करेंगे, k की जगह पे ये जो हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसमें हमेशा पुट करना है। k की जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, आपको जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक बार वेरीफाई जरूर करें। तो k की जगह पे क्या पुट करना चाहिए हमें, -9/4। इसको लिखते हैं और यहाँ पे पुट करके देखते हैं। सो a1/a2 is 3/k, that is 3/-9/4, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 3 और 9 कैंसिल हुए
-4/3 ये बच गया। तो A1/A2 कितना हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू -4/3 और -4/3 किसके बराबर है? तो -4/3 है B1/B2 के, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -9/4। तो ये भी क्वेश्चन आसान सही है, जस्ट इसमें स्टेप्स याद रखने हैं कि किसके बाद क्या लिखना है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं और क्या लिखा गया है इसके साइड में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the following equations have infinite solutions। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों ही इक्वल मिले, अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल मिले तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऑफ कोर्स आप इस सवाल को वैसे ही शुरू करेंगे जैसे पिछले सवालों को बना रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, सबको LHS में लाना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है और फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं इसको फिर से लिख लूँ k -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस माइनस k इक्वल टू 0, k टाइम्स ऑफ x प्लस k टाइम्स ऑफ y प्लस -12 इक्वल टू 0। इनको लिखने के बाद में कंपेयर करें A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के साथ में और लिखिए A1 कितना आ रहा है और A2 कितना आ रहा है। A1 आया है k -3, B1 3 है और C1 है -k। वहीं A2 दिख रहा है k और B2 दिख रहा है k। इन दोनों के पास ही k है, बहुत सारे k इसमें दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे अननोन हैं। तो C2 क्या हो गया? -12। फिर इनके बाद में आपको इस रेशियो को यूज करना, ये इक्वालिटी को यूज करना है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? तो हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की जरूरत है। तो इन्हें भी लिखें। A1/A2 इज k -3/k, B1/B2 is 3/k and C1/C2 is k/12। दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन गॉन, दोनों के पास ही है, इसलिए हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इनकी वैल्यूज भी है। अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट हमें जस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की क्या वैल्यू है ये निकालना है। तो हम बहुत नजदीक पहुंच गए। तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 क्या कंडीशन होती है ये हमेशा ही मेंशन करना है, इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। A1/A2 ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है k -3/k, B1/B2 है 3/k और C1/C2 है k/12। ये तीनों ही आपस में इक्वल है। इन तीनों में से आप किसी भी दो को ले सकते हैं। मुझे ये दोनों सिंगल, न्यूमरेटर भी सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर भी सिंगल टर्म है, मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें ही ले लूँ। तो हमने लिखा 3/k इक्वल्स टू k/12। k इधर जाएगा तो क्या हो गया? k² और 12 इधर गया तो 36। आपने दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट किया, आपको मिला k इक्वल्स टू +-6। तो k 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप k की वैल्यू पुट करें। आपके पास में यहाँ पे जैसे k क्या आ रहा है, तो k आ रहा है 6, -6। एक बार 6 पुट करके देखिए, 6 - 3 इज 3, 3/6 1/2 हो गया, 3/6 1/2, 6/12 इज ऑल्सो 1/2। तो k की वैल्यू ये जो आ रही है 6, ये करेक्ट वैल्यू है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू है -6। तो अगर हम -6 पुट करें तो -6 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? -6 -3, 3/-6 और ये बन गया -6/12।
अब क्या हो रहा है, तो -6 और सॉरी ये -3 अपॉन यहाँ पे भी आ गया -6, तो ये बन गया -9 अपॉन -6, 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। तो इन तीनों में क्या नजर आ रहा है कि ये बन रहा है, दोनों के पास ही नेगेटिव साइन है, तो ये 9 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। ये आ गया 3/2 -1/2 -1/2। तो क्या ये इक्वल है? ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसके कारण से हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू 6 है, ये बात गलत समझ में आ रही है। हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 6 एंड देन द लीनियर इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपको दो आंसर नजर आएंगे या दो वैल्यूज k की नजर आएगी, तो इसको आप पुट करके चेक कीजिए। पुट करने से पता चल जाएगा कि वो दोनों वैलिड है या दोनों में से कोई एक ही यूज होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दो अननोन है, एक है a और दूसरा है b, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन क्या है कि इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, कब? जब इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2a-1 ये किसके साथ है? तो x के साथ है, तो ये x का कोफिशिएंट हुआ, मतलब ये हो गया a1। y के साथ में कौन है? 3, तो ये हो b1, ये हो गया, ये पूरा ब्रैकेट हो गया a1, b1 है 3 और फिर c1 ऑफ कोर्स -5 है। वैसे ही a2 है 3, b2 है b-1 और c2 है -2। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, देखा कि बाकी जगह पे प्लस साइन है, सिर्फ इन्हीं को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो a1 इज इक्वल टू 2a-1, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू b-1 एंड c2 इक्वल टू -2। ये मिलने के बाद में फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 should be equals to b1 अपॉन b2 and this should be equals to c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 हमने निकाला नहीं है, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा, b1 अपॉन b2 को भी और c1 अपॉन c2 को भी। तो a1 अपॉन a2 दिस इज a1 कितना है? तो 2a-1 है। तो ध्यान दीजिए इस बार दो वेरिएबल है, लेकिन पूरा का पूरा काम वैसे ही करना है जैसे हम हर बार कर रहे हैं। तो ये 2a-1 अपॉन 3 हो गया, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? तो b1 है 3 और b2 है b-1, 3 अपॉन b-1, c1 अपॉन c2 इज -5 अपॉन 2, तो ये -5 अपॉन -2, तो ये दोनों नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास में a1 अपॉन a2 भी लिख लिया है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इस जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आपके पास में एक अननोन रहे, चाहे दो अननोन रहे या 3 हो जाए, हमें काम कितना है? तो जस्ट स्टेप्स जो हमें मालूम है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको लिखना है, फिर इनके रेशियोज को लिखना है, जो भी कंडीशन हो उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें ये पता चल रहा है कि 2a-1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन b-1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। तो ये तीनों ही इक्वल है। अब ये तीनों इक्वल हैं, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन आप बनाइए इन दोनों से और दूसरी इक्वेशन बनाइए इन दोनों से। इन दोनों से इक्वेशन नहीं बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक अननोन है और ये भी एक अननोन है। तो दो अननोन ऑलरेडी हैं, तो एक इक्वेशन उनसे बनेगा कोई फायदा नहीं। आप चाहे तो आपके पास में 3 इक्वेशन बन रहे हैं, एक तो फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, फर्स्ट और सेकंड से। तो इन तीनों में से कोई भी दो लें, जनरली वो लीजिए जिसमें एक ही वेरिएबल बचे। तो हमने ले लिया है
फर्स्ट और थर्ड को, तो 2a माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/2। 2 इधर गया तो 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 इक्वल टू 15। अभी माइनस 2 इधर जाएगा तो 4a इक्वल टू 15 माइनस 2, that is 4a equals to 13 and a is equals to 13/4. Okay, 5/2 था और ये 2a माइनस 1/3 था, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, इसे लिखा, ये 15 हो गया, माइनस 2 उधर गया तो 17 होना चाहिए, मैं 13 लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया 17/4। अब नेक्स्ट है 3/b माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5/2। तो b माइनस 1 उस तरफ और 2 इस तरफ ट्रांसफर हो गया, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b माइनस 1, 5b माइनस 5 इधर, तो 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 5b, 11 इक्वल्स टू 5b, तो b आ गया 11/5। तो हमें a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। तो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे नो सॉल्यूशन हो, चाहे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, हर एक केस में प्रोसीजर सेम है। जस्ट आप उसका फॉर्म याद रखिए कि किस में सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करें।